सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब था मोदी 60 महीने मांगते हैं और कहते हैं कि मैं 60 महीने में कम से कम वो करूंगा जो आपने 10 साल में नहीं किया। आपको लगता है ये संभव है? चंद्रशेखर जी का भी यही नारा था। मुझे याद है कि 1991 में वो कहते थे कि 4 महीने बनाम 40 साल, और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी को 1991 में सरकार बनाने का मौका मिला। तो इसलिए ये पुरानी बोतल में, अब पुरानी शराब कहूँगा तो मैं अपनी ही जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन ना कहीं कर जाऊं, पर ये पुरानी बोतल में पुरानी ही चीज़ है। राहुल मेहरा, अरविंद केजरीवाल ने 60 दिन मांगे। कई लोग दिल्ली में तौबा कर रहे हैं। 60 दिन में अब तक उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग कांग्रेस और बीजेपी को भूल जाएं? अब तक जो आपके बड़े बड़े फैसले थे, लोक लुभावन पॉपुलिस्ट फैसले तो आपने बहुत लिए, लेकिन अब तक आपने ऐसा कुछ नहीं करके दिखाया जिससे लोगों को लगे कि वाकई में आप कांग्रेस और बीजेपी से बेहतर हो। 60 दिनों में आधे से ज्यादा मोहलत निकल चुकी है। सबसे पहले तो ये आपका रवैया हो सकता है कि हमने 60 दिन की बात करी हो। हमने तो 60 दिन की बात भी नहीं करी। हमने तो 5 साल आप भूल जाते। सुशील हम नहीं भूल गए। भूलते। नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं आप भूल गए। केजरीवाल क्या कह रहे हैं? आपने प्रश्न पूछा, उत्तर देने का जरा थोड़ा समय तो दीजिए। आपने तो हमें 60 मिनट भी नहीं दिए। जब हम अभी ये स्वेरिंग इन भी नहीं हुई थी, आपने पूछना शुरू कर दिया था और हमारे ऊपर गाज गिरानी शुरू कर दी थी। हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं उन चीज़ों का, क्योंकि जो पुरानी राजनीति चली है वो क्या है, 60 साल हो या 60 महीने हो, वो ये है कि लोगों का विश्वास उठ चुका था राजनीति से। लोगों का विश्वास बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था राजनीतिज्ञों से। लोग पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स ऐसे बोलते थे जैसे कोई गाली देते हैं। थोड़ा बहुत विश्वास तो हमने लोगों में जागृत किया है, थोड़ा बहुत विश्वास और थोड़ा बहुत लोगों को एकत्रित किया है, एक बिंदु की तरफ लोगों को लेकर आए हैं। वही लोग जो लोकतंत्र को नकारते थे आज लोकतंत्र से जुड़ रहे हैं। तो ये कहना कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, 5 साल मिलेंगे, बहुमत होती और सब कुछ होता, ये तो थोप दिया गया। बीजेपी भाग गई 32 सीटों के बावजूद। उन्होंने बोला 28 सीटें 32 से ज़्यादा होती हैं। कांग्रेस जो है वो अपना उन्होंने सोचा था हमको फंसा देंगे, लेकिन खुद फंस पड़े बेचारे। तो ये तो, और ये बड़ी बड़ी ये 60 साल और 40 साल वाली पार्टियां हैं। हमको आप कम से कम 4 महीने दे दीजिए। हमने तो बहुत सारी चीजें मांग रहे थे, हमने तो बहुत सारी, हम तो कह रहे हैं 5 साल की सरकार होती है, आप हमें 4 महीने दे दीजिए। हमने तो बहुत कुछ टाइम लाइन पे कहा है। मैं आपको बताता हूं हमने क्या क्या किया। आपने पूछा आम आदमी पार्टी ने क्या किया। देखिए, सबसे पहले जन लोकपाल, इन्होंने तो 45 साल लगा दिए दोनों ने मिलके, और वो भी सड़कों पर लोग आए तो भी एक जन लोकपाल, हम तो उसको जोगपाल मानते हैं, ये लोग लोकपाल मानते होंगे। हम ला रहे हैं एक जन लोकपाल, आप देखिएगा वो क्या है और कितना अंतर है। उसको कहते हैं स्वतंत्रता। उसमें फंक्शनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हर तरह की ऑटोनॉमी दी गई है। ये सीबीआई को नहीं छोड़ते, वो पुलिस को नहीं छोड़ते। पुलिस और सीबीआई को एक बंद पिंजरे में, जैसे केज पैरेट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वैसा रखा हुआ है। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करते। हमारे यहां तो एक भी क्रिमिनल नहीं है। अब तक आप, एक सेकंड, मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत पुख्ता है। ये राजनीति से कुछ हुआ नहीं, बातें क्या नहीं हुआ। आप एक कैंडिडेट का नाम बता दीजिए जो चोर हो आम आदमी पार्टी का, और इनकी मैं पूरी आपको कतार लिस्ट बता सकता हूं इन लोगों की। दूसरी चीज, फंडिंग के ऊपर आ जाइए। एक के पास 2500 करोड़ है, एक के पास 1500 करोड़ है। पता नहीं कहां से आता है। सारे के सारे जो हैं, इनको जो देते हैं वो 20,000 से कम देते हैं। एक सेकंड, और 3-4 चीजें, बाकियों को भी तो मौका दीजिए। स्वराज, इनका तो मौका 60 साल से आप दे रहे हैं, हमें थोड़ा मौका दीजिए अब। स्वराज की बात कर लें, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने बात करी थी। 67 ईयर्स हो गए, इन्होंने भुखमरी को क्या किया? भूखमरी नहीं हटाई, भूखों को हटा दिया। गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटा दिया। पानी नहीं दे पाए, पानी की पाइपलाइंस नहीं डाल पाए। आम आदमी पावर की ऑडिट नहीं कर पाए। हमें कहते रहे कि ऑडिट जो है पॉसिबल ही नहीं, हमने करके दिखा दिया। अराजकता यहां न फैलाइए। अराजकता तो आपका मीडिया में एक फैशन हो गया। आम आदमी पार्टी अगर कुछ आप बहस भी करें तो वो अराजकता हो जाती है। बहस करना अराजकता हो गया। आम आदमी पार्टी की मोहल्ला सभा होती तो जहां पे भी आपको करना है आप इश्तिहार निकालिए। जो मोहल्ला सभा इकट्ठी करी है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने ऐसे कैंडिडेट्स पर सवाल खड़े किए जो आम आदमी पार्टी से हैं, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर भी हम आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं सुशील मोदी जी से पूछना चाहता हूं, बार बार नरेंद्र मोदी अलग अलग जगह पे जाके डंके की चोट पे कहते हैं कि जैसे मैंने गुजरात में किया वैसे मैं देश भर में करके दिखाऊंगा। गुजरात की हकीकत यह है कि वहां पे सिंपल मेजॉरिटी है आपकी और मोदी का राज चलता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा से ज्यादा आपकी 182 सीटें आई हैं। अभी जो ओपिनियन पोल आए हैं वो कहते हैं 188 सीटें आएंगी।
188 सीटों पर आपको जब निर्भर रहना पड़ेगा मायावती पर, ममता बनर्जी पर, जयललिता पर, नवीन पटनायक पर, चंद्रबाबू नायडू पर, तो आप कैसे करेंगे वो जो आप गुजरात में करते हैं? आप मानते हैं कि अहमदाबाद और दिल्ली में बहुत फर्क है? देखिए, अहमदाबाद और दिल्ली का सवाल नहीं है। कहीं पर भी अगर मेजॉरिटी आपके पास नहीं है और या नियर मेजॉरिटी नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी को 180-90 पर ही रुक गए तो निश्चित हम बेहतर सरकार नहीं दे पाएंगे। आप मानते हैं? मैं मानता हूं। बड़ी बात मान रहे हैं? वो खुद मानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं 272 दीजिए हमको। खुद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही 272 प्लस मिशन जो लॉन्च किया वो इसलिए लॉन्च किया कि अगर 2-4 दलों को लेकर चलना हो तो सरकार चलाई जा सकती है, लेकिन 20 दलों को लेकर अगर चलाना होगा तो किसी व्यक्ति के लिए जो एक बेहतर सरकार चलाना जिसको कहते हैं वो चलाना कठिन हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जो प्रयास कर वो यही प्रयास कर रहे हैं कि 272 प्लस हमको अपने बलबूते पर हासिल हो जाए। 272 प्लस न भी हो तो हम करीब नियर उसके पहुंच आप सके। मानते हैं कि मनमोहन सिंह की कुछ ना कुछ मजबूरी रही नहीं, होगी? मजबूरी तो अटल जी की भी थी, मनमोहन सिंह की भी है। मैं लेकिन जिस तरह से अटल जी ने 22 दलों की सरकार को चलाकर दिखलाया, तो अलायंस के गवर्नमेंट भी चलाई जा सकती है। बिहार में भी हम लोग अलायंस में थे, हम लोगों ने सरकार चलाकर दिखलाया, तो इसलिए अलायंस की सरकार भी चलाई जा सकती है। लेकिन जो मेजर पार्टी है, जो न्यूक्लियस है, उसकी अगर 200 से ऊपर की सीटें नहीं होंगी, और कांग्रेस को तो 206 सीटें थी, शायद 200 से ऊपर सीटें थी। आज अगर नरेंद्र मोदी को अगर 200 से ऊपर की सीटें आ जाए तो निश्चित मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, जनता को भी विश्वास दिला सकता हूं कि हम बेहतर शासन दे सकते हैं। और आज जो शासन देश में चल रहा है उससे तो कम से कम 1000 गुना बेहतर शासन हम देखकर दिखा सकते हैं। नहीं तो आप ये मान, क्योंकि हकीकत देश के चुनावी गणित की यह है कि 188 से ज्यादा फिलहाल तो जो सर्वे आ रहे हैं वो दिखा नहीं रहे, तो अगर 180 से लेकर 200 के बीच आ गई तो आप भी मानते हैं कि मनमोहन सिंह जैसी सरकार चली लगभग वैसी ही सरकार? नहीं, देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार की तो इस देश में आजादी के बाद कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। इसलिए उस सरकार से मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अटल जी की भी सरकार थी, 180 के आसपास थी, उनके 82 जो भी उनके आंकड़ा रहा, तो यानी 200 के आसपास का अगर आंकड़ा आता है तो एक बेहतर सरकार चलाया जा सकता है। लेकिन अब मनीष जी यहाँ बैठे हुए हैं, स्पोक्स पर्सन, रोज टीवी में बोलते हैं, हम लोग को तो बहुत कम बोलने का मौका मिलता है, आपने बुला लिया तो हम यहाँ बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनको 206 मिलने के बाद भी और जिस तरह की सरकार चली, अब इसके लिए मैं मनमोहन सिंह को दोषी नहीं मानता हूँ। किसको दोषी मानते? मैं इसलिए मैं सीधे सोनिया जी को दोषी मानता हूँ कि पावर किसी और के पास और प्रधानमंत्री किसी और को बना दिया। अगर पावर किसी और के अन्य के पास रहेगा और जो मुख्य जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर, उसके पास अगर शक्ति नहीं होगी निर्णय लेने की, तो इसी प्रकार की सरकार चलेगी जिस तरह की सरकार जो है और देश के अंदर चलेगी। मनीष तिवारी, सुशील जी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 182 सीटों के साथ भी मनमोहन की 206 सीटों से बेहतर सरकार चला के दिखाई। एलाइंस को नियंत्रण में कैसा रखा जाए ये दिखाया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया। आपके पास तो इतना बड़ा बहुमत था लेकिन फिर भी आप सरकार नहीं चला पाई ठीक से। नहीं, बेहतर कह रहे हैं सुशील मोदी जी। कारगिल भी इनके दौरान हुआ, लाहौर भी इनके दौरान हुआ, कंधार भी इनके दौरान हुआ, ऑपरेशन पराक्रम जो लॉन्च किया, पूरी फौज जाके सरहद पे खड़ी कर दी और फिर पूरी फौज को वापस बुलाना पड़ा। तो इसलिए जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में हुआ है, घोटाले अगर मैं उनको दोहराना शुरू करूं, और जहां तक आप घोटालों की भी बात कर रहे हैं या कथाकथित घोटालों की भी बात कर रहे हैं, अगर मैं माइग्रेशन पैकेज से शुरू हूं और जाके जो पेट्रोल पंप सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किए थे वहां पे खत्म करूं तो पूरी एक फहरिस्त गिना सकता हूं। पर उस बहस में ना पड़ते हुए इनका जो बुनियादी सवाल है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ये बात बिल्कुल गलत, तथ्यहीन और बेबुनियाद है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार है उसको किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस अध्यक्षा ने रिमोट कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये बात सही है। यूपीए की वो चेयरपर्सन है, उनकी एक राय है मुद्दों के ऊपर, उस राय को संवेदनशीलता से और गंभीरता से सरकार लेती है। पर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि पिछले 10 साल में कोई बैकसीट ड्राइविंग हुई है, ये बिल्कुल ही गलत है। और शायद, और मैं सुशील जी को इसका दोष नहीं देता, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यप्रणाली है उसको जरूर समझते होंगे, पर कांग्रेस पार्टी की जो कार्यप्रणाली है शायद उसको नहीं समझते। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं शायद जो इनकी समझ है उसके हिसाब से कह रहे हैं। पर मैं इनको और आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि एक
बिल्कुल सरासर बेबुनियाद। आपने राष्ट्रीय सुरक्षा में कुछ कमजोरियां गिनाई वाजपेयी जी के वक्त पर, लेकिन भ्रष्टाचार के स्तर की अगर हम तुलना करते हैं तो लगता है कि वहां पे तो बड़ी चिल्लर करप्शन हुई। 1,76,000 1,86,000 की तुलना में कोई भी ताबूत घोटाला उठा लीजिए, कोई भी घोटाला उठा लीजिए तो बहुत मामूली था आपकी तुलना में। देखिए, जहां तक 1,76,000 करोड़ के सांकेतिक लॉस का सवाल है, प्रिजम्पटिव लॉस का, आपने उसको तो बहुत चलाया टेलीविजन के ऊपर, पर जो संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट आई, जिस संयुक्त संसदीय समिति से भारतीय जनता पार्टी ने वॉकआउट नहीं किया, वहां पे 14 से और 11 वोटों से उसको अडॉप्ट किया गया। को पढ़िए और जो सत्य है, जो तथ्य हैं, वो उसमें बताए गए हैं कि किस तरह से जो उस टाइम माननीय CNDG थे, उन्होंने बिल्कुल एक गलत तरीके से और सनसनी फैलाने के लिए देश में एक बिल्कुल ही अटपटी और तथ्यहीन रिपोर्ट सार्वजनिक की है। आप जाके उसको पढ़िए। ऑप्शन दिखाते हैं कि 60,000 करोड़ का तो कम से कम लॉस हुआ ही। आप जहां तक 2G ऑक्शन की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1994 से लेकर 2009 तक जो 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था, क्या एनडीए की सरकार ने उसको एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस पे नहीं दिया था? आपके सरकार की एक नीति थी कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस पे देंगे। उसके बाद जो 2007 के बाद 8 के बाद दिया गया वो 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम था। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको ऑक्शन करिए, उसको ऑक्शन किया गया। बट चाहे आपके सरकार एनडीए की रही हो, चाहे सरकार यूपीए की रही हो, एक नीति थी कि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस पे स्पेक्ट्रम देंगे। और उसका नतीजा ये है कि आज इस मुल्क में सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क है, आपके गरीब से गरीब आदमी के हाथ में मोबाइल है, और जो कॉल दर है वो दुनिया में सबसे सस्ती है। तो इतना बड़ा जो इकोनॉमिक मल्टीप्लायर है, इट केम अबाउट बिकॉज ऑफ certain policies and deliberate policies which were followed। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, मैं हिंदी भाषी प्रदेश से नहीं आता, तो अगर 2 शब्द अंग्रेजी में बोल दिए तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। सुशील मोदी जी, आपने मोदी जी और वाजपेयी जी की तुलना की, 180 और 200 सीटों की तुलना की, लेकिन मोदी और वाजपेयी में तो जमीन आसमान का फर्क है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस तरीके से एलाइज को साथ में लेकर चलते थे, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है वो इजाजत देगी कि वो चंद्रबाबू नायडू के सामने या जयललिता के सामने जाके गिड़गिड़ाएं, उनको पटाने फुसलाने की कोशिश करेंगे? गुजरात में ना उन्होंने ऐसा कभी किया है, ना उन्हें करने की जरूरत पड़ी है। देखिए, जब आदमी को मौका मिलता है उसके अनुसार वो आचरण व्यवहार करता है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं 40 साल से जानता हूं, और मैं उनकी पर्सनैलिटी को, जब वो आरएसएस के प्रचारक थे तब से मैं उनको देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि उनके जैसा फ्लेक्सिबल और उनके जैसा एकोमोडेटिव आदमी आपको राजनीति में बहुत कम मिलेगा। इसलिए ये जो लोग उनके बारे में तरह तरह के आरोप लगा देते हैं, ये सारे आरोपों में कोई दम नहीं है। और जब समय आएगा, आज चंद्रबाबू नायडू, उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, होती रहती है उनसे मुलाकात जो है। इसलिए देखिए, जो सहयोगी दलों को साथ लेने का विषय है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी को अपनी सीटें कितनी आती हैं। और ये जितने सहयोगी दल थे, चाहे वो जितनी भी पार्टियां, तेलुगु देशम हो, बीजू जनता दल हो, ममता बनर्जी हो, ये केवल 1-2 पार्टियों को छोड़कर इस देश में कोई ऐसा दल नहीं है जो कभी न कभी बीजेपी के साथ जिसने काम नहीं किया। जो वाजपेयी जी के साथ, वाजपेयी जी, बीजेपी वाजपेयी। एक सवाल मैं पूछता हूं, और कल अगर नरेंद्र मोदी को 200 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी, तो आज जो 3rd, 4th और 5th फ्रंट की बातें कर रहे हैं, उसमें से अधिकांश लोग फिर वापस और नरेंद्र मोदी के साथ आएंगे। तो एक सवाल मैं आपसे कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके अपने राज्य में वो कांग्रेस से विरोध की राजनीति। आपने कहा कि अगर 200 सीटें आई तब नरेंद्र मोदी अच्छे से देश चला पाएंगे, 180 आ गई तो उनको दिक्कतें होंगी। तो क्या आपका मानना है कि अगर 200 सीटों से कम बीजेपी को आती हैं तो नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए? नहीं, देखिए, नहीं आने का सवाल क्या पैदा होता है इस तरह का मैंने तो, मेरा भी अपना राजनीतिक जीवन 45 साल का हो गया। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने आज तक ये कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैंने नजदीक से देखा है। उनकी भी सभाओं में कभी 50,000, 1 लाख से ज्यादा की भीड़ नहीं इकट्ठा हुई। ये अलग बात है कि वोट में कौन तब्दील होगा नहीं होगा। और आज अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर 10 रुपए टिकट देकर
तिरुवनंतपुरम में और चेन्नई के अंदर में 2-2, 4-4 लाख लोग आ रहे हैं और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति है। अदब के तो, साथ जी मैं सवाल दोबारा पूछता हूं, इन सब चीजों के बावजूद अगर 200 सीटें बीजेपी की नहीं आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो क्या सुशील मोदी का यह मानना है कि नरेंद्र मोदी पीएम ना बने तो ही बेहतर है, क्योंकि वरना जो बातें उन्होंने की आपने खुद कहा कि वो उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे? देखिए, आप जो एज्यूम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो हो नहीं सकता है। अगर हो गया तो क्यों होगा? सवाल ये है कि आप अगर एज्यूम करें तो हम एज्यूम करें कि नहीं होगा। आप एज्यूम कर रहा है कि 180 होगा तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं कि आज की स्थिति में कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और इस देश के अंदर देखिए, जनता एक बार मन बना लेती है। इसी कांग्रेस को 250-250, 300 सीटों जनता ने दिया है। ये सारे सर्वे फेल कर जाएंगे। लोग इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि लोग कास्ट और पार्टियों से ऊपर उठकर और लोग वोट देना चाह रहे हैं। इसलिए मैं ये मानने के लिए नहीं तैयार हूं कि आज का जो माहौल है इसके अंदर बीजेपी नियर मेजॉरिटी नहीं पहुंचेगी। इसका कोई कारण मुझे घुमा दिया आपने। चलिए देखिए, एक सिर्फ नहीं राहुल, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पूछिए। दिल्ली में इन्होंने कहा कि हम जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स नहीं करते, इसलिए 32 को नकार दिया और 28 वालों को बोला बना लो। तो अगर ये 272 से नीचे रह गए या 200 से नीचे रह गए, तो क्या ये सेंटर को छोड़ देंगे और कांग्रेस को मौका देंगे या आम आदमी को मौका देंगे? देखिए, ये समय आएगा ये सिर्फ दिल्ली के लिए था, लोगों को गुमराह करने के लिए। सेट हो गया। इसका जवाब तो आपको देना कि जिस तो कांग्रेस के खिलाफ आप चुनाव लड़े, तोड़ की पॉलिटिक्स लेकिन मोदी कांग्रेस करेंगे। की समर्थन से आप सरकार चला रहे हैं। आप कौन सिद्धांत की बात कर रहे हैं? हमने तो समर्थन मांगा नहीं। अपना इतिहास देखिए इस सरकार का। ये पहली बारी है कि ये एलजी के पास खुद चिट्ठी देकर गए। आप कह देते कि हम पार्टी के पास आते हैं, एलजी के पास नहीं जाते। सरकार नहीं बनाएंगे, मेजोरिटी नहीं। अगर हिम्मत थी, आप कहते हैं कि हम उस कांग्रेस समर्थन दे या ना दे, मेरे पास मेजोरिटी नहीं है, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा। तो हम तो मुद्दों पर चलते हैं, हम तो मुद्दों पर आज भी चल रहे हैं। हम तो अपनी सरकार गिराने को तैयार हैं। आप लोकपाल पास ना कराइए, हम कल सरकार मौका खोज रहे हैं शहीद होने का। हम व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा खोज रहे हैं, करने नहीं आए आपकी तरह। नहीं, पर सुशील मोदी जी, ये एक अहम सवाल है कि अब एक स्टैंडर्ड सेट हो गया जिसमें बीजेपी ने एक नैतिक आधार बना के कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत नहीं आई, हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये हर्षवर्धन को आपने बैठा दिया विपक्ष में, तो मोदी जी को भी बैठना चाहिए अगर 272 नहीं आई। वो सवाल 272 का है। आप वो सवाल कहां पैदा? मैं तो कह रहा हूं कि हम मेजोरिटी पाएंगे, मेजोरिटी हम अचीव करेंगे। अगर नहीं आई तो नहीं आएगा तो देखेंगे उस समय। तो हो सकता है कि मोदी ना बने पीएम। देखिए, मैं कह रहा हूं कि नहीं आई तो जोड़ तोड़ कर लेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं इस चीज में, हम कोalition की पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। हम कोalition की राजनीति, आज हमारे साथ सहयोगी दल है, अकाली दल है, शिवसेना है और अनेक दलों ने आश्वस्त किया है कि अगर आप अच्छी संख्या में आएंगे तो आज हम किसी फ्रंट में होंगे, हम आपका साथ देंगे। मैं उन दलों का नाम नहीं लेना। क्यों नहीं लीजिए, खबर दीजिए हमें भी। मैं इसलिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हम आपका साथ देंगे सरकार बनाने के लिए। कौन लोग कह रहे हैं? मैं उसका नाम जयललिता ने कहा कि बड़ी अच्छी दोस्ती है, मोदी जी कहते बड़ी अच्छी दोस्ती है, जाके गले मिल ली और लेफ्ट फ्रंट से। नाम नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, पर मैं तो आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। कांग्रेस ने कह दिया होगा पीछे से कि हम सरकार बनाएंगे इकट्ठे मिलकर। जयललिता की और नरेंद्र मोदी की बड़े अच्छे रिश्ते हैं, बड़ी नजदीकी रिश्ते हैं, हमारे साथ आएंगी। तो लेफ्ट फ्रंट में मिल गई वो। इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई ये नहीं चाहेगा कि लोकसभा के चुनाव तुरंत दोबारा हो और जनता फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं चाहती है। दिल्ली में भी लोग चाहते थे किसी एक दल को मिले, इसीलिए तो आम आदमी पार्टी 28 तक पहुंची, बीजेपी 32 तक पहुंची। जिस यूपी के बारे में लोगों को लगता था कि मुलायम सिंह को बहुमत नहीं आएगा या मायावती को बहुमत नहीं आएगा, जनता को लगा कि अगर मिलीजुली सरकार बनेगी तो हमको न्याय नहीं मिल पाएगा, और लोगों ने एक तरफा वोट देकर मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया या समाजवादी पार्टी को बना दिया। तो देश की जनता फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं चाहती है, इनस्टेबिलिटी नहीं चाहती है, अस्थिरता नहीं चाहती है। अच्छा, जो मैं देश का मूड देख रहा हूं, ऐसा मूड मैंने कभी 77 में देखा था। उसका पहली बार मैं देश का मूड देख रहा हूं और मुझे विश्वास है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत के साथ एक बार मौका देगी। मनीष तिवारी, सुशील जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। गुजरात में जो उन्होंने किया सबने देखा, कि आपको लगता है कि वही काम वो दिल्ली आके भी कर सकते हैं, ऐसे में जब उनको वाजपेयी जी की तरह एक अलायंस चलाना हो, कोलिशन चलाना हो? देखिए, अगर जो काम उन्होंने गुजरात में किया है, खुदा ना खास्ता अगर उन्होंने दिल्ली में या देश में करना शुरू कर दिया तो इस देश का बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा। तो इसलिए आप अगर गुजरात का उदाहरण नहीं दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गुजरात में जो हुआ है और जिस तरह से अल्पसंख्यकों को वहाँ पे मारा गया है, जिस तरह से मार्जिनलाइज किया गया है, जो भारत की कल्पना है उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, शायद उसका कोई उदाहरण भारत के इतिहास में नहीं है। पर मैं आपको एक बहुत ही बुनियादी बात कहना चाहता हूँ। देखिए,
गठबंधन की सरकारें इस देश की वास्तविकता है और सरकार कौन बनाएगा वो इस बात पे निर्भर करेगा किसकी प्री पोल अलायंस है और किसकी पोस्ट पोल अलायंस है। तो इसलिए आज जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में तो माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी को कोई छूने के लिए तैयार नहीं है। एक शिवसेना और अकाली दल छोड़ के, और मैं तो पंजाब से आता हूं, जो भाजपा की दुर्दशा अकाली दल ने पंजाब में की है, अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग पॉलिटिकल पार्टी होती तो आज से 5 साल पहले गठबंधन तोड़ देती। पर माफ कीजिएगा कि राष्ट्रपति को भी ये निर्णय लेना पड़ेगा कि किस कोएलिशन की प्री पोल अलायंस है, किस कोएलिशन की पोस्ट पोल अलायंस है, क्योंकि संविधान की कुछ परंपराएं हैं, कुछ उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो उदाहरण है वो सेट हुए हैं। तो देखिए 2014 में मई में क्या होता है। तो आम आदमी पार्टी आपका प्री पोल अलायंस पार्टनर रहेगा कि पोस्ट पोल? देखिए जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने 28 सीटें दी, उन्होंने लोगों से वायदे किए थे। हमने कहा भाई आप अपने वायदे पूरे कीजिए, हमने उनको समर्थन दिया। और जब वायदे पूरे करने जा रहे हैं तो वायदे पूरे नहीं करने दे रहे। संविधान की ट्विस्टेड डेफिनेशन देते हैं, प्रोसीजर खुद नहीं पता। एक होम मिनिस्टर ने एक रूल पास कर दिया, वो जनता के लिए रूल बन गया। आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? आप एंटी करप्शन हैं या प्रो करप्शन हैं? आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए हैं या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए हैं? आप स्वराज चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप फंडिंग को डिस्क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे? आप क्रिमिनलाइजेशन करेंगे पॉलिटिक्स की या डिक्रिमिनलाइजेशन करेंगे? मुद्दों पर बात करिए। आप तो सिर्फ एक प्रधानमंत्री भी देते हैं अगर हिंदुस्तान को, वो भी छुप छुप के देते हैं। और अगर बात करते हैं एक लीडर की, उस लीडर को ही नहीं पता वो क्या बात करते हैं। मनीष क्या तिवारी बात करें आप लोगों? ऐसा है कि इन्होंने जो बातों के लप्पे हैं वो बहुत मार लिए हैं। अब सवाल आया है कि हर राजनीतिक दल के जीवन में वो समय आता है जब एक एजिटेटर से आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ता है। हम तो गवर्नर करके दिखा दी। डोंट इंटरप्ट। जो 60 साल में आप नहीं कर पाए, वो 45 साल में रिकॉर्ड देख लीजिए अपनी स्टेट सरकार का। थोड़ी सी सुनने की भी क्षमता रखिए। जब आप बोलते हैं तो कोई सुन के तो कान पक गए 60 साल में। जब आप बोलते कोई इंटरप्ट नहीं करता, सुनने की क्षमता। हमको पूछ कर आप ही दोनों को पूछ रहे हैं। क्षमता रखिए। ये कोई कबड्डी का अखाड़ा थोड़ी है। सुनने की क्षमता रखिए जरा। वो क्या कह रहे हैं। तो इसलिए अब जब इनको एक मौका दिया गया कि आप प्रशासन करिए, अब प्रशासन इनसे हो नहीं रहा तो ये भाग रहे हैं। अब कहते हैं कि आपने एलजी को जाके चिट्ठी क्यों दे दी? अगर आपको हमारा समर्थन नहीं बुरा लगता है, लिख के दे दीजिए एलजी को कि नहीं समर्थन चाहिए। कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? लिख के दे दीजिए कि आपको सरकार नहीं चलानी। यही तो आप फंस गए, समर्थन देकर फंस गए। फंसे तो आप हैं। हम तो नहीं फंसे, हम तो मुद्दे की पॉलिटिक्स करते हैं। लोगों के साथ गलत वायदे किए, वंशवाद पॉलिटिक्स करते हैं, मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं। 50% कम। हम तो वंशवाद पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। दिया फ्री आप एक लीडर दीजिए हिंदुस्तान को गांधी परिवार के खिलाफ। झूठे वादे फिर बात करते हैं आपसे। आप तो गांधी परिवार के आगे नहीं देख सकते अपनी पार्टी में। इतने होनहार लोग हैं आपकी पार्टी में, उनकी आवाज दबा कर रखते हैं आप लोग। पहले तो भाग के सरकार बना ली, अब जब वायदे पूरे नहीं हो रहे तो कह रहे हैं कि हम सरकार। आप गवर्नेंस के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं गवर्नेंस क्या होती है। मैं आपको बताता हूं गवर्नेंस क्या होती है। अब गवर्नेंस की जब बात छेड़ी है, हाँ करते हैं ना। अब आप संयम रखिए। अब मनीष जी आप तो मंत्री हैं, आपका ओहदा बड़ा है, हम तो छोटे लोग हैं। संयम रखिए थोड़ा। आप तो देश को चला रहे हैं, हम तो नौसिखिए हैं आपकी भाषा में। आप थोड़ी हमें अब नौसिखियों को कम से कम आवाज तो मत दबाइए। आप तो लोकतांत्रिक भाषा बोलते हैं, थोड़ी बात हमें भी करने दीजिए। राहुल एक सवाल बनता है। एक सेकंड पहले मुझे गवर्नेंस के ऊपर बोलने दीजिए। इन्होंने गवर्नेंस की बात करी कि हमको इन्होंने गवर्नेंस की बात करी, क्या करा क्या नहीं करा। इनको मैं याद कराना चाहता हूँ, पिछले अभी तो जुम्मा 45 दिन हुए हैं। गवर्नेंस क्या होती है अब जरा आप नोट करें जरा मनीष जी। हमने धरने देखे हैं, 20 आइटम दे रहा हूं, नोट करें जो हमने करे। इन्होंने 50 साल में 20 करे हो तो मैं आपने दिल्ली को कुछ नहीं। अगर आप कहते हैं आम आदमी से जुड़ना अराजकता है तो हमें ये मुबारक है। और अगर आप कहते हैं आम आदमी जब किसी पार्टी को समर्थन देता है तो ये चाहता है आपके लिए आपके लिए तो नियम भी अलग है, क्योंकि आप सत्ता में हैं। आपके लिए नियम भी अलग है कि आप हमें टोक सकते हैं, हम आपको रोक नहीं सकते। नहीं, राहुल नियम भी अलग है। एक विरोधाभास सुशील मोदी आपको नजर आता है। मैं 2 विषय बोलना चाहूंगा। बोलिए। एक तो उन्होंने गुजरात के दंगों का जिक्र किया, तो मैं इनको याद करा दूं 84 के अंदर जो सिख विरोधी दंगे हुए,
उसको भूलना नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों जिस तरह से झगड़ रहे हैं आपस में टीवी चैनल्स के सामने, तो आश्चर्य की बात है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मदद ली और कांग्रेस उनको मदद कर रहा है, और दोनों एक दूसरे की मदद से सरकार चला रहे हैं और फिर झगड़ रहे हैं, और दोनों अगर भाई इतना भाई साथ झगड़ा है, बैठे हैं। सुन तो लो यार, इनको और इस्तीफा दे देना चाहिए, राहुल, सुन इनको तो छोड़ लो। देना चाहिए। ऐसा है, राहुल जी ऐसा है, अब मेरे को आपको उदाहरण देने दीजिए कि बीजेपी कांग्रेस भाई भाई कैसे हैं। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और अगर नकार सके दोनों नकार दें। नीतीश कुमार लेकिन हमने झगड़ा नहीं किया। अगर सब साथ में बोलेंगे तो जनता को सुनाई क्या पड़ेगा? आप मुझे हमने मौका- एक-एक करके अगर बोलेंगे। आप मुझे मौका देंगे तो मैं बीच में नहीं आप बोलूंगा। सबसे ज्यादा बोल रहे आई हैं। एम सॉरी, आप मुझे मौका दीजिए। नहीं, आपको सबसे ज्यादा मौका मौका दीजिए। बोलिए। बेचारे सुशील मोदी अभी जी को बोलने मनीष दीजिए, जो उनको कह मौका रहे नहीं हैं, मिल रहा मनीष है। जी 7 साल हम लोगों ने नीतीश जी के साथ काम किया, कभी हम लोगों को इस तरह से झगड़ते भी नहीं देखा होगा, और 20 दिनों में आप जिस तरह से झगड़ रहे हैं तो फिर सरकार क्यों चला रहे हैं? तो मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस को समर्थन वापस लेना चाहिए, और आम आदमी पार्टी में अगर हिम्मत है तो इनको 24 घंटे के भीतर इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम इस तरह की कांग्रेस पार्टी के समर्थन से हम सरकार नहीं